हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड VP 702। इसमें हम बात कर रहे हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सेमी सॉलिड, जिसका पार्ट थर्ड। अभी तक हम फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड बात कर चुके हैं, अभी पार्ट थर्ड की बात करेंगे। इसमें हम क्या क्या बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन के लिए हमने, और उसके बाद जनरल कंसिडरेशन में रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रिव्यू ऑफ द फार्मूला, रॉ मटेरियल, रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। आज हम बात करेंगे फार्मूलेशन कंसिडरेशन की। जो व्यक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं या ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब जहाँ हम फार्मूलेशन कंसिडरेशन की बात करें, तो फार्मूलेशन कंसिडरेशन में हम बात करेंगे दो मैटर में। एक तो जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं और जो एक्सिपिएंट उसके साथ यूज कर रहे हैं वो, और दूसरा हम क्या बात करेंगे, जो टैंक्स और जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। प्लांट इन्वायरमेंट हमको मालूम है कैसा रहना चाहिए प्रिपरेशंस के लिए, एसेप्टिक कंडीशंस रहना चाहिए, आपका एयर एक्सचेंज ठीक रहना चाहिए, वो सब हम बात करेंगे। अब फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन की यदि बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। अब सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हम पहले बात कर चुके हैं कि केवल विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन रहता सेम सस्पेंशन, इमल्शन और ओरल सॉल्यूशन जैसा ही। तो लगभग आपका जो फार्मूलेशन है वो वैसा ही रहेगा जैसा लिक्विड ओरल्स का रहा था। जो चेंजेस होंगे वो हम बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल का जो सिलेक्शन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, आप हम सब जानते हैं। और टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन बैरियर, ये आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कौन कौन से बैरियर हैं। ठीक है। तो हम बायोफार्मास्यूटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जो बैरियर है उसके रिगार्डिंग, उनको देखते हुए किस साइट पे हमको ड्रग को एडमिनिस्टर करना है और उसमें कौन कौन से बैरियर हैं। फिजिकोकेमिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग द एब्जॉर्प्शन साइट, जो एब्जॉर्प्शन साइट है उसकी सराउंडिंग पे फिजिकोकेमिकल जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होता है, उसको ध्यान में रखते हम रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट एंड ब्यूटाइल स्टीरेट में बी यूज फॉर टॉपिकली विदाउट टॉक्सिक इफेक्ट। इन दोनों को हम यूज करते हैं जो कि टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आते हैं। येट दीज ईस्टर्स में नॉट बी यूजुअली ओरली बिकॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ईस्टर बाय डाइजेस्टिव एंजाइम विल पुअरली टॉलरेटेड अल्कोहल्स। अब देखो बात यहाँ पर यह आ जाती है कि यदि हम इनको ओरल प्रिपरेशन में यूज कर लेंगे तो क्या होगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसको ब्रेक कर देंगे, इसलिए इनको हम ओरली यूज नहीं कर सकते, टॉपिकली ही यूज करते हैं। द एब्सेंस ऑफ कंपेरेबल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑन द स्किन सरफेस मेक दिस कंपाउंड सेटिस्फैक्टरी फॉर डर्मेटोलॉजिकल मेडिकेशन। अब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो स्किन सरफेस पे काफी कम पाए जाते हैं ओरल की कंपैरिजन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है आपके आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट और ब्यूटाइल स्टीरेट, इनको हम डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशंस के लिए, स्किन के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर हम यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हमने वहां पर बात कर चुके हैं लिक्विड ओरल्स में सॉल्वेंट क्या ना कैसा होना चाहिए, एक्सिपिएंट क्या ना कैसे होना चाहिए, बेस क्या क्या रहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन बेस, सेमी सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो मिनरल ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम, इट इज प्रोड्यूस्ड इन मेनी विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज। भाई हमको मालूम है कि हमने पेट्रोलियम मिनरल ऑयल कहाँ से लिया, पेट्रोलियम से। अब ये पेट्रोलियम में विस्कोसिटी का ग्रेड अलग अलग आती है, आप सब जानते हैं। ठीक है। और ग्रेविटी रेंज भी इनकी अलग अलग होती है। द लोअर विस्कोसिटी ऑयल आर प्रिफर्ड फॉर सेमी सॉलिड सिंस दे आर लेस स्टिकी एंड ग्रीसी। जिसकी लोअर विस्कोसिटी होती है हाइड्रोकार्बन्स में, जो पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं उनमें कम विस्कोसिटी वाले हाइड्रोकार्बन्स हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ज्यादा चिपकते नहीं है बॉडी से और ग्रीसी नेचर के कम रहते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन वैक्सेस यूज करते हैं, यूज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ मिनरल ऑयल। जो मिनरल ऑयल है आपका, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोकार्बन वैक्स ऑयल, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेपरेशन फ्रॉम ऑइंटमेंट। यदि ऑइंटमेंट की बात करेंगे तो सेपरेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओजोकेराइट मेल्टिंग पॉइंट 65 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये यूज करते हैं। हाइड्रोकार्बन वैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पैराफिन वैक्स मेल्टिंग पॉइंट जिसका 35 to 75 डिग्री के सराउंडिंग रहता है, उसको हम यूज करते हैं। फिर केरेसिन या सेरेसिन जो आप बोले, ये मिक्सचर होता है किसका, ओजोकेराइट और पैराफिन वैक्स का। इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है। क्यों करता है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने पैराफिन वैक्स का कंसंट्रेशन
कितना करा है। यदि पैराफिन वैक्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। फिर सिंथेटिक वैक्स इज ऑल्सो यूज, हम सिंथेटिक वैक्स भी यूज करते हैं। ओलियोजिनस सब्सटेंस यूज करते हैं, पीनट ऑयल, आलमंड ऑयल, सीसम ऑयल एंड ओलिव ऑयल एक्सेट्रा, इसके अलावा भी हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन ऑयल्स का ऑक्सीडेशन होने की संभावना रहती है। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी निसोल, एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और प्रोपाइल गेलेट एक्सेट्रा आर यूज। आप ये नाम नहीं लिखोगे मेन एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन आप यदि आपका जीपेट का प्रिपरेशन करते हैं तो यदि आपसे वहां कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से यूज करते हैं, तो फिर आपको नाम यहाँ पर याद होना चाहिए। फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, द कॉमनली अवेलेबल फैटी एसिड्स आर मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड, स्टीरिक एसिड और पल्मेटिक एसिड, सबसे ज्यादा ये हम यूज करते हैं। इमल्सिफायर को यूज करेंगे इमल्शंस को बढ़ाने के लिए, सेपरेशन ना हो। ठीक है, हम यूज ऑफ स्टेबलाइज द इमल्शन, वाटर सॉल्युबल सोप्स वर अमंग द फर्स्ट इमल्सिफायर यूज फॉर सेमी सॉलिड ऑयल इन वाटर इमल्शन। जो ऑयल इन वाटर इमल्शन जो बना था सेमी सॉलिड में, पहला इमल्सिफायर सॉल्युबल सोप को यूज करा था। स्टेराइल अल्कोहल एंड सिटाइल अल्कोहल आर यूज्ड इन क्रीम, आप क्रीम में देखेंगे सबसे ज्यादा, ये आपने प्रिपरेशन भी बनाई होगी, तो स्टेराइल अल्कोहल और सिटाइल अल्कोहल को हम यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव की वहां भी बात करी थी, यहां भी बात करेंगे। प्रिजर्वेटिव क्यों जरूरी है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है हमारा सेमी सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके साथ जो एक्सिपिएंट है, डिस्पर्सिंग एजेंट, सुगर्स, गम्स, फ्लेवरिंग एजेंट, ये हम सस्पेंशन इमल्शन बनाएंगे, उसके बाद हम उसको सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में ऑइंटमेंट या क्रीम में करेंगे। तो जब हम इमल्शन बनाएंगे तो उसमें हम गम्स, डिस्पर्सिंग एजेंट और सुगर्स और फ्लेवर्स ऐड करेंगे। अब ये क्या करते हैं, ग्रोथ इसमें बैक्टीरिया की बहुत अच्छी होती है। दूसरा, जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो पर्सन है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कंटामिनेशन में। कंज्यूमर जब यूज करता है तब भी माइक्रोबायोलॉजिकल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका इनकॉर्पोरेशन होने की संभावना रहती है। प्रिजर्वेटिव आप सभी जानते हैं क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, माइक्रोबायल प्रोलिफरेशन को रोकता है। ठीक है, पर इसको क्या नहीं करना चाहिए, नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पर। जो आप प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हो वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। यदि कोई सा भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं या एंटी माइक्रोबायल एजेंट यूज करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, exert a wide spectrum of antimicrobial activity against all possible microorganisms। उसको एक बड़ा स्पेक्ट्रम, अपना वाइड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जितने जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं लगभग सभी को वो कवर करे। दूसरी बात क्या है, वो जो है उसकी एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर टू सेल्फ एंड यूजेस। सेल्फ लाइफ में आपका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब तक उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक वो काम करे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो काम करे, और जब आपका कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, कस्टमर, तब भी आपका माइक्रोबायल एंटी माइक्रोबायल एजेंट काम करना चाहिए। बी नॉन टॉक्सिक एंड कंपेटेबल विद अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रिपरेशन। बिल्कुल सही बात है कि भाई हम जो अदर यूज कर रहे हैं एक्सिपिएंट, उसके साथ यदि आपका एंटी माइक्रोबायल एजेंट कंपेटेबल नहीं है और वो डिग्रेडेट हो जाता है या दूसरी चीजों को डिग्रेडेट कर देता है, तो आपका प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट पैक एंड डिलीवरी सिस्टम। वो किसी भी तरह से जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नॉट एडवर्सली अफेक्ट पेशेंट सेफ्टी और टॉलरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। पेशेंट सेफ्टी उसकी होना चाहिए, टॉलरेंस अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले टैंक सिलेक्शन, ये लिक्विड ओरल्स में भी बात करी थी कि क्या होता है, जो मटेरियल है, मटेरियल ऑफ द टैंक मस्ट नॉट बी एडिटिव टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में वो कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। उसका शेप और साइज हम कैसे करेंगे, जो आपकी बेच है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। फिर द टैंक्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील और डिफरेंट ग्रेड्स। स्टेनलेस स्टील का पॉलिश्ड टैंक हम यूज करेंगे, और क्या होगा, वो अलग अलग ग्रेड के होने चाहिए। हमने बात करी थी कि टेफ्लॉन कोटिंग या ग्लास कोटिंग भी यूज करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लीनिंग की फैसिलिटी होना चाहिए। इस तरह से आपके टैंक देखने को मिलेंगे। अब मिक्सिंग यहाँ थोड़ी सी हटके है। जब हम इमल्शन और सस्पेंशन की मिक्सिंग करते हैं तो लगभग एक ही मिक्सर यूज कर सकते हैं, और वो एक ही स्पीड से काम करेगा तो कर सकता है। जैसे सिंपल मिक्सिंग इज एसेंशियल टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का फ्लो इंक्रीज करने के लिए हम सिंपल मिक्सिंग करते हैं।
मिक्सचर्स यूज टू मेक सस्पेंशन और इमल्शन इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोड्यूस होमोजीनियस ऑइंटमेंट और क्रीम। जो इमल्शन और सस्पेंशन में हम यूज करते हैं वो आपका ऑइंटमेंट और क्रीम में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी उतना होना चाहिए। मोटर्स दैट ड्राइव द मिक्सचर यूज टू डिस्पर्स और डिसॉल्व कंपोनेंट, जो मोटर हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? डिस्पर्शन के लिए, और जो कंपोनेंट है उसको डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। व्हेन प्रोडक्ट विस्कोसिटी इज लो एज वेल एज द प्रोडक्ट विस्कोसिटी इज हाई, वो अच्छे से काम करना चाहिए। कब? जब प्रोडक्ट की विस्कोसिटी कम है और प्रोडक्ट की विस्कोसिटी हाई है, दोनों टाइम पे अच्छे से काम करे। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसमें रेगुलेटर होना चाहिए जो कम स्पीड पे भी काम करे और हाई स्पीड पे भी काम करे। एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्रॉपर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि जब इमल्शन या सस्पेंशन बनाते हैं तो फेज सेपरेशन होता है, तो हम बोलते हैं कि जो एडिशन है, जो सीक्वेंस है इंग्रेडिएंट की, वो यूज करना चाहिए। एयर इंट्रैपमेंट चांस इज वेरी हाई ड्यू टू हाई विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। विस्कोसिटी की सॉल्यूशन ज्यादा होना, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण एयर इंट्रैपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? एजिटेटर की स्पीड कम कर देते हैं। जो मिक्सिंग प्रोसीजर है उसको हम इनक्लोज टैंक में और वैक्यूम वहां पर क्रिएट करके आते हैं, और यूज ऑफ वर्सेटर, ये इस तरह के एजिटेटर यूज करते हैं, इनकी स्पीड हम मेंटेन कर लेते हैं। वर्सेटर इस तरह का होता है, हमने देखा कि इसमें ये डिस्क रोटेट करती है। इस डिस्क रोटेट करने के बाद इसमें वैक्यूम रहता है। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो मिक्सिंग अच्छी करता है, और जो वैक्यूम के कारण जो एयर है उससे हम उसको बाहर कर लेते हैं। तो एयर इंट्रैपमेंट यहाँ पर कम हो जाती है। डीएरिएटर आर कॉमनली यूज्ड टू रिमूव डिसॉल्व गैसेस। यदि कोई गैस है तो ये हम इसको डीएरिएटर के थ्रू बाहर कर लेते हैं। अब डिस्पर्सन की बात आएगी। डिस्पर्सन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने इमल्शन बनाया या सस्पेंशन बनाया, उसमें सॉलिड पार्टिकल आपने डिस्पर्स किया और फिर उसको क्रीम या ऑइंटमेंट में कन्वर्ट किया है। तो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पर्सन ऑफ वैक्स। जब वैक्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? यदि उसका डिस्पर्सन प्रॉपर नहीं होगा तो क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो खराब हो जाएगी। जो लेबोरेटरी का फॉर्मुलेशन है उसको डुप्लीकेट लार्ज स्केल पे करना काफी दिक्कत वाला काम होता है, लगभग मुश्किल ही होती है, ठीक है। तो हमको चीजें ध्यान रखना है किस तरह से हम लार्ज स्केल पे इसको काम करेंगे। डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय कोलाइडल मिल और एन इमर्शन होमोजेनाइजर। इमर्शन होमोजेनाइजर यूज करेंगे या कोलाइडल मिल करेंगे यूज, ताकि वो क्या होगा? डिस्पर्सन प्रॉपरली होता है। वेराइटी ऑफ इक्विपमेंट शुड इवोल्यूटेड फॉर बेटर रिजल्ट। अब यदि आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो हम इनको इवोल्यूट भी करेंगे, इनका इवोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। इमर्शन होमोजेनाइजर इस तरह का रहता है, ये इस तरह से आपको इसमें घूमता रहता है, ठीक है। कोलाइडल मिल आप पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है, इसमें मिक्सिंग होती है, हॉपर में हम सब चीज़ें डालते हैं। ये आपका डिस्चार्ज प्लॉट है। फिर 3 पॉट वेव यहाँ पर चेंज करके हम वापस इसमें आ जाता है। यदि आपका सस्पेंशन या इमल्शन है जो अच्छे से नहीं बना है क्रीम ऑइंटमेंट, तो उसको हम वापस यहाँ पर ले लेते हैं और उसका डिस्पर्शन अच्छे से करते हैं। अब बात आती है ट्रांसफर एंड फिलिंग। अब ट्रांसफर के पैरामीटर क्या है? इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम टैंक टू टैंक एंड इनटू कंटेनर। आपको ये ध्यान में रखना है, टैंक से जिसमें फॉर्मुलेशन हुआ से फिर आप एक जगह वहां पे हीटिंग कूलिंग की व्यवस्था हुई, इसका बन गया फॉर्मुलेशन, फिर एक आपका कंट्रोल टैंक में जब ले जाते हैं तो ये आपका ध्यान रखना। और यहाँ से जब फिलिंग होती है तो ध्यान रखना है। बात पिछली बार भी हमने करी थी कि नई बैच तब स्टार्ट होगी, तब कब स्टार्ट होगी? जब तक कि पहली बैच कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती और टैंक पूरे खाली नहीं हो जाती है। बीन्स जो है पाइप से वो खाली नहीं हो जाते और अच्छी तरह से वॉश नहीं हो जाते हैं। फिर हमने बात करी थी कंटेनर और क्लोजर। कंटेनर और क्लोजर यदि क्रीम ऑइंटमेंट की हम बात करें तो प्लास्टिक के रहते हैं, ग्लास के रहते हैं और मेटालिक कंटेनर रहते हैं, ठीक है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्टोर द फाइनल प्रोडक्ट इन कंटेनर अंटिल इट्स एक्सपायरेशन। आपका जो कंटेनर है उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रहे जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना आ जाए, मतलब उसके पहले वो खराब ना हो। इसलिए कंटेनर की बहुत ज़्यादा विशेषता है। जो आपका कंटेनर का प्रोडक्ट है वो आपके जो प्रिपरेशन है उसके साथ कोई इंटरेक्शन ना करे। इस तरह से आपने कोलिप्सेबल भी देखे होंगे, ओपन जार भी देखे होंगे, ये इस आपके मेटल के भी आपने कुछ जेल और क्रीम्स देखे होंगे, ठीक है। हमारा फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन यहाँ पर खत्म होता है। रेफरेंस हमारा लेकमैन है और गूगल से है, ठीक है। बात करेंगे हम अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो है हम
प्रोडक्शन रेट की बात करेंगे और प्रोसेस इवोल्यूशन की। प्रोडक्शन रेट में हम बात कर लेंगे किस तरह से हमको रेट डिसाइड करना है, और दूसरा हमारा प्रोसेस इवोल्यूशन में हम बात करेंगे कि हमको किस तरह से प्रोसेस को इवेल्युएट करना है, साथ ही साथ स्केल अप कंसिडरेशन क्या क्या है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू।